A very good evening to all my future MNS officers. कैसे हैं आप सब? I'm sure you all are doing great. So welcome back to my channel MNS Zone and this is Riya Kumari. So this is the most requested video for those who are having interview and also for those students who will appear in 2022. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही पैनिक हो रहे थे अपने इंटरव्यू के लिए. So dear MNS aspirants, let me tell you, आज हमारे वीडियो में हमारे साथ कैंडिडेट शोभा शर्मा है जो कि अपना एक्सपीरियंस, अपना मेडिकल एंड अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हैं. वो आप लोगों को इस वीडियो में गाइड भी करेंगी कि जो स्टूडेंट्स जो अपना इंटरव्यू देने वाले हैं दिस ईयर 2021, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2022. हमारे साथ कैंडिडेट शोभा शर्मा है जिनका इंटरव्यू 23 अगस्त को था और शी हैव क्लियर्ड हर इंटरव्यू एंड मेडिकल. सो नाउ लेट्स वेलकम कैंडिडेट शोभा शर्मा. So first of all, Shobha, I welcome you. Thank you for being with us. So how are you feeling after your medical and interview? So it was a great experience of interview and also written examination. Now I'm feeling very relaxed and also confident. It is very unique experience because I faced interview first time. Okay. So now I'm feeling relaxed. I will be finally in and now I'm waiting for final merit list actually. Okay. So Shobha, what was your score in written exam? I scored 123 in written examination. Okay, that's a wonderful score. Thank you so much. Shobha, so my first question is, do you think coaching is compulsory for cracking MNS? I don't think so. Let me be very clear about this. It is not necessary to take admission in any coaching centers and also you don't have to go through any बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर तुम अच्छे से 3-4 मिनट ढंग से पढ़ते हो ना, यू विल श्योरली क्लियर द एग्जामिनेशन. आई नो मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मेरा रिटन में स्कोर ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रिजर्वेंस के साथ प्रिपेयर करते हो ना, देन यू विल श्योरली यू कैन श्योरली स्कोर 135+ इजीली. तो आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करें तो इट विल बी बेटर. आई डोंट थिंक सो कि कोचिंग ज़रूरी है इसके लिए. ओके शोभा, सो नाउ टेल मी हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? Actually my interview was I was having my interview on 23rd of August, ठीक है, in RR Delhi हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल RR. एक्चुअली जब हमारा इंटरव्यू था तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है सेम सबका 7 o'clock हम लोगों को बुलाया था एंड आई वॉज देयर ऑन एट 6:30 एक्चुअली. तो एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपको इंटरव्यू कार्ड दिखाना था, इंटरव्यू एडमिट कार्ड दिखाना था, देन आप अंदर जाते हो, देन एन MNS ऑफिसर रिसीव यू एट द गेट, ठीक है. तो आपका अटेंडेंस होता है वहाँ से, देन आपको एक बस के थ्रू एक बस मिलता है, आपको उस बस से जाना होता है. फाइनली आप गेट तक पहुँचते हो. वहाँ जाते ही सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, ठीक है. जैसे ही आपका बायोमेट्रिक होता चलता है देन यू गो फॉर ब्लड सैंपल. ओके. तो जब आप ब्लड सैंपल के लिए जाते हो उसके बाद सीधा आपको एक हॉल में बिठाया जाता है. एक्चुअली मेरे टाइम पे 40 स्टूडेंट्स वर देयर, तो उनको देवर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 2020 के ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. मेरा सेकंड रोल नंबर था तो मेरे को ग्रुप ए में डिवाइड कर लिया था. तो सबसे पहले हम लोगों का जैसे बायोमेट्रिक हो गया था, उसके बाद ब्लड ले लिया था, फिर हमको उन्होंने भेजा था USG के लिए. उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा पानी पियो क्योंकि ब्लड फुल होना चाहिए. देन वी जस्ट गो फॉर USG एब्डोमेन के लिए. बट उससे पहले उन्होंने हमारा एक्सरे कराया, चेस्ट एक्सरे. सारा चेस्ट एक्सरे होने के बाद देन हमको USG कराया. USG कराने के बाद सीधा हम लोगों को यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला, ठीक है. यूरिन सैंपल करने के बाद सीधा हमको आई डिपार्टमेंट में भेजा गया आई चेकअप के लिए, ठीक है. तो आफ्टर आई चेकअप हम लोगों को सर्जरी के लिए भी भेजा था, ठीक है. सर्जरी के लिए भेजा था. दे जस्ट चेक योर नोक नीज एंड ऑल द प्रोसेस जस्ट गोइंग थ्रू, ठीक है. उसके बाद उन्होंने ENT के लिए भेजा था, ईयर वैक्स तो नहीं है, एंड पूरा ईयर ड्रम चेकअप के लिए भेजा था. उसके बाद जब आपका ENT भी हो गया था तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी. देन आपको इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में बिठा दिया था, आपको इंटरव्यू के लिए वेट करना था. उसके बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसेस चला. तो मेडिकल का प्रोसेस इतना चला, लेकिन व्हेन यू कम बैक ना, जब आप इंटरव्यू के बाद वापस आ गए थे तो फिर आपका गायनेकोलॉजिकल सारा चेकअप हुआ एंड फिर उन्होंने फाइनली मेडिकल एक दिन फर्स्ट डे का मेडिकल इतना ही हुआ. इसके बाद उन्होंने आपको फ्री कर दिया था. बेसिकली आपका जो इंटरव्यू और जो मेडिकल था वो एक दिन में कंप्लीट हो गया था? इंटरव्यू फर्स्ट डे हो गया था लेकिन मेडिकल जो है वो एक दिन में नहीं हुआ था. उसके लिए हमें 2 days का टाइम लिया था. एक्चुअली जितना मैंने बताया वो सारा फर्स्ट डे हो गया था. हमारा डेंटल बचा था एंड हमारा मेडिसिन वाला जो वो था पूरा बचा, हाइट वेट BMI एंड BP एंड ऑल दैट, वो सारा चीज़ बचा था. तो सेकंड डे आपका डेंटल एंड मेडिसिन वाला हुआ था
एंड फर्स्ट डे आपका इंटरव्यू एंड ऑलमोस्ट ऑल द मेडिकल वाज कंप्लीटेड एट फर्स्ट डे. ओके, सो शोभा प्लीज टेल अस आपसे क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस. जी, एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जब हम लोगों ने एंटर किया ना अंदर इंटरव्यू रूम में, तो सबसे पहले हमारा वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था. ओके शोभा, सो प्लीज टेल अस कि जो फर्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें क्या क्या प्रोसीजर था. एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिंपली दे आस्क यू फॉर योर कॉपीज, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कॉपीज दे आस्क फॉर. ओके, तो इफ़ यू हैव पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आपको लेके जाने होते हैं. दे सिंपली चेक योर डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड उसकी कॉपी, सिर्फ कॉपी मांगते हैं, एक एक कॉपी वो जमा कर लेते हैं. Okay. उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है देन दे राइट योर मार्क्स एंड जो भी उनको उसके हिसाब से करना होता है दे जस्ट डू इट एंड देन दे सेंड यू इन द वेटिंग एरिया कि आप इंटरव्यू के लिए वेट करो. शोभा, तो जब आप वेटिंग एरिया में थे उसके बाद क्या प्रोसीजर था. एक्चुअली ग्रुप्स होता है, लाइक एक लाइन के थ्रू उनको बुला लेते हैं बच्चों को एंड वो वहाँ वेट करते हैं. फिर 1 बाय 1 जैसे उनका बुकलेट सबमिट करते हैं. ओके, सो आप ये बताइए कि बुकलेट्स क्या है, बेसिकली क्या क्या फिल करते हैं उसमें. एक्चुअली वो आपको 2 बुकलेट्स देते हैं, ठीक है. एक बुकलेट होता है आपका मेडिकल बुकलेट एंड सेकंड वन इज योर एलिजिबिलिटी बुकलेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा जो आपका इंटरव्यू पैनल होता है ना, उसमें आपका एलिजिबिलिटी बुकलेट जाता है. एंड मेडिकल बुकलेट में पूरा आपका मेडिकल या आपको जो भी है क्या फिट हो अनफिट हो वो सारी चीज़ें बाय द टाइम जैसे जैसे आपका होता है ना चेकअप, वो सारा उसमें लिख देते हैं. ओके, तो एलिजिबिलिटी बुकलेट में दे आस्क यू अबाउट, देखो कुछ भी इतना टेंशन या पैनिक वाला नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम फेस किया था इंटरव्यू एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो हाँ, तो उसमें कुछ भी नहीं है. आपको बस पूछा जाता है लाइक आपका नेम, आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाता है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा जाता है, उनके ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, उनका पर मंथ इनकम कितना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो मैंने बता ही दिया, एंड उनका एलिजिबिलिटी मतलब उनका पूरा क्वालिफिकेशन कितना है. देन दे आस्क यू अबाउट कि आपका 12th कब हुआ एंड आपका मार्क्स कितने थे 12th में. हाँ, उसमें मार्क्स में ना वो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट पूछते हैं. जैसे पीसीबी हो गया एंड इंग्लिश हो गया, ठीक है. उनका टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स पूछते हैं. देन उसका सेपरेटली परसेंट पूछते हैं, देन फिर टोटल परसेंट पूछते हैं. तो इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बुकलेट है वो फुलफिल हो जाता है. देन दे आस्क यू फॉर मेडिकल बुकलेट फिल करने के लिए, उसमें आपको कुछ फिल नहीं करता. हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेडिकल बुकलेट में ना आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछते हैं. एंड मैं बताऊँ, मेरे से गलती हो गया था क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मार्क वही फिल करते हैं आफ्टर वेरिफिकेशन कि वो आपके है भी या नहीं. तो उसमें जो भी 6 फोटोज लगाने होते हैं तो पूरा आपको 6 जगह शायद भरना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. तो वो वही वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको फिल करना होता है. तो दैट्स ऑल अबाउट मेडिकल बुकलेट. तो ये पूरा बुकलेट्स का है. ओके, तो नेक्स्ट ये बताइए कि इंटरव्यू पैनल से जाने से पहले क्या प्रोसीजर था, क्या क्या हुआ गया था. एक्चुअली जब हम लोग पैनल में एंट्री करने वाले थे ना, उससे पहले हमें जो हमारी एलिजिबिलिटी बुकलेट थी ना, उन्होंने हमें वो दोबारा दिया रीचेक करने के लिए. क्योंकि कुछ बच्चों ने प्रेफरेंसेस गलत, देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि आपसे प्रेफरेंसेस फिल कराते तो कुछ बच्चों ने क्या किया, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस करके छोड़ दिया. ऐसा नहीं करना है. 6 कॉलेजेस आर देयर, तो आपको 6 कॉलेजेस को एग्जैक्टली प्रेफरेंस वाइज आपको लगाना है. फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं वैसे आपको 6 प्रेफरेंसेस फिल करने होते हैं. उसको रीचेक करने के बाद आपका बुकलेट अंदर पहुंच जाता है पैनल में. देन आपको पैनल में एंट्री मिल जाती है, फिर आप जो है इंटरव्यूअर्स के सामने पहुंच जाते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो प्लीज शोभा टेल अस. श्योर. एक्चुअली जैसे ही मैंने एंट्री लिया, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी वहाँ पे ऑफिसर्स का पूरा क्या था. जी, देयर वर 4 ऑफिसर्स, 2 MNS ऑफिसर्स एंड 2 डॉक्टर्स वर देयर, ठीक है. तो 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स वर देयर, टोटल 4 ऑफिसर्स वर देयर. तो व्हेन आई एंटर्ड इन रूम, सबसे पहले तो देखो एक चीज़ समझो, बी कॉन्फिडेंट. सबसे पहले कोई भी हेजिटेट करने का कुछ भी नहीं है. दे आर नाइस, दे आर वेरी पोलाइट एंड वेरी नाइस टू अस, ठीक है. जब हमने एंट्री लिया रूम में, पैनल में एंट्री लिया, तो सबसे पहले हमने उनको विश किया, ठीक है. हम लोग बैठे तो उन्होंने हमें टाइम दिया लाइक इस तरीके से कि पहले आप ना आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बैठ जाओ. एंड एक स्माइल फेस उन्होंने भी दिया और हमसे भी बोला कि आप एक अपना स्माइल रखो चेहरे पर, ठीक है. तो 4 ऑफिसर से मुझसे 4 ऑफिसर्स ने ना एक एक क्वेश्चन पूछा था, हार्डली एक दो क्वेश्चन पूछे थे. तो मुझसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से यही था कि व्हाट्स योर नेम, ठीक है. देन आई सिंपली आंसर.
तो द सेकेंड क्वेश्चन विच दे आस्क इज व्हेन डिड यू पास 12th, तो मैंने वो भी बता दिया। एक्चुअली मेरे केस में ये था कि मैंने 12th 17 में पास किया था। Okay. तो उन्होंने मेरे से पूछा देन व्हाट डिड यू डू इन द यू नो दोस पास्ट ईयर्स, क्या किया। Okay. तो आई सेड सर आई डिड माई ग्रेजुएशन। देन दे आस्क्ड मी अबाउट माई ग्रेजुएशन कि किस में ग्रेजुएशन किया एंड ग्रेजुएशन का पूरा क्या था। देन आई टोल्ड देम कि सर मैंने बीएससी किया एंड इस तरीके से। तो बीएससी किया, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास इतना टाइम था, तुमने बीएससी किया, देन व्हाई डोंट यू गो फॉर नीट। उन्होंने पूछा आपने नीट क्यों नहीं किया सिंपली। तो मैंने उसका आंसर, देखो सिंपल चीज़ ये है कि वो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड आपने क्या किया। वो जनरली वो ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आर यू विलिंग, ये आप प्रोफेशन के लिए विलिंग हो ज्वाइन करने के लिए, बस इतना देखना चाहते हैं। Okay. ठीक है, इतना हुआ तो मैंने उन्हें बोल दिया सर नीट का जो भी था मैंने इशू मैंने वो उन्हें बता दिया। तो फिर उनका क्वेश्चन नेक्स्ट ये था कि फिर आपने नर्सिंग में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, Okay. तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि नर्सिंग जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नर्सिंग, नॉट अबाउट ओनली अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको ये सब पता होना चाहिए कि नर्सिंग की जो नर्सेज होती हैं या जो डिफेंस में जो ये इस पोस्ट पे होते हैं, उनका क्या तो एक तो वर्क रोल क्या होता है, उनका प्रोफाइल क्या होता है, उनको कितना वर्कलोड करना पड़ता है एंड सबसे मेन चीज़ उनका स्किल्स क्या क्या है। ठीक है, और नर्सिंग में आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, नर्सिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप देख रहे हो, या क्या क्या चीज़ ऐसी जो न्यू हो रही है, वो चीज़ आपको मतलब बेसिकली आपको नर्सिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए। वो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कि नर्सिंग में इस दवाई का बताओ, लाइक इसका, समझ रहे हो ना, कि एकेडमिक्स वैसे कुछ नहीं पूछेंगे एकेडमिक से। दे विल आस्क यू जेन्युइन क्वेश्चंस। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से पूछा नर्सिंग में आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। फिर एक मैम ने मेरे से पूछा था कि आपको इसका पता कहाँ से चला है ना, एमएनएस का आपको पता कहाँ से चला कि आपको नर्सिंग का इस तरीके से करना है, तो वो पूछा उन्होंने मुझसे। देन दे गेव मी सिचुएशनल क्वेश्चन ऑल्सो कि मान लो आप रोड से जा रहे हो और किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, देन व्हाट यू डिड, देन व्हाट यू डू देन, है ना। तो ये चीज़ पूछा उन्होंने। देन आई सिंपली आंसर। ओके, सो व्हाट वाज योर इंटरव्यू ड्यूरेशन, कितना टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने, मेरा इंटरव्यू हार्डली 5 से 6 मिनट्स चला था। ओके। बाकी ऑन एवरेज सब बच्चों का इतना ही चला था, जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनका 5 to 6 मिनट ही चला था। सो जैसे कि बच्चों के काफ़ी डाउट होते हैं कि मैम इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में, सो प्लीज़ शोभा ये आप क्लियर कर दीजिए कि इंटरव्यू इंग्लिश में कंपलसरी है या नहीं। लैंग्वेज का ये है कि जब हमने एंट्री लिया था रूम में, तो उन्होंने हमसे पहले पूछ लिया था कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, तो आई सेड सर बाइलिंगुअल। तो देन ही सेड कि ओके दैट्स गुड, तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ करते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बोलूँगी, देखो यू आर गोइंग टू यू आर अप्लाइंग फॉर एन ऑफिसर पोस्ट, तो यू शुड हैव दैट मच, आपको थोड़ा फ्लुएंसी होना चाहिए। Right. आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकें, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाइलिंगुअल यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों ही लैंग्वेज यूज़ किया था एंड ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ऐसा ही किया था। तो देयर इज़ नो इशू ऑफ लैंग्वेज। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो साउथ वाले बच्चों के लिए क्या है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का तो मेरे को पता है कि आप हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हो। तो इट इज़ मोर अच्छा रहेगा कि अगर आप इंग्लिश में करते हो। बाइलिंगुअल चलेगा, लेकिन इंग्लिश होना ज़्यादा सही है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, दैट्स इट। ऐसा कुछ उनका वो नहीं है कंपलसरी कि हिंदी या इंग्लिश में ही करना है। ओके, सो जब आप इंटरव्यू पैनल से बाहर आए होंगे तो आपने बाकी स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट हुए होंगे, राइट? सो उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, आपको कोई आइडिया है? आपने उनसे बात की होगी। हाँ, देखो ऑन एन एवरेज, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँ आपको, जितने भी मैंने अपने साथ के बच्चों से बात किया, सबसे एक ही क्वेश्चन जो जेन्युइन था वो था एक सिचुएशनल क्वेश्चन, तो वो पूछ ही रहे हैं। एंड डोंट पैनिक अबाउट दैट, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपको अपने IQ से, आप जो उस टाइम होंगे उस तरीके से आपको एक्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग जो है, वो आपको नर्सिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ एक लड़की थी, उससे पूछा था कि दिल्ली का एम्बुलेंस नंबर क्या है। ठीक है, ओके। एंड एक से पूछा वो सिचुएशनल क्वेश्चन, तो वो सबसे पूछ रहे हैं। एंड लाइक नर्सिंग का, हाँ, नेगेटिव क्या है, ठीक है, इसमें क्या कमी आपको लगती है एमएनएस ऑफिसर्स में, इनमें क्या, इनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या शो करना चाहते हो। उधर नेगेटिविटी तो आप ना ही शो करें, तो इट्स है ना, वो सही रहेगा। तो सबसे कुछ भी नहीं, नॉर्मल पूछा था। आपको पर्सनली अपने बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आपको नर्सिंग के बारे में पता होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू अप्लाई, यू है ना अप्लाइंग फॉर एन दिस पोस्ट, तो यू शुड हैव दैट मच नॉलेज
कि आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए कि क्या इनका वर्क प्रोफाइल है, क्या इनका रोल है, इनको क्या क्या चीज़ें इनके साथ होती हैं, वो सारी चीज़। ओके, सो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हाँ, थे? क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जैसे कि Okay. मेरे से एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा। सिचुएशनल क्वेश्चन का एक यही था मेन, जो जितने बच्चों से बात किया उनको ऑलमोस्ट यही था कि आप रोड पे जा रहे हो और आप एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, देन हाउ विल यू बिहेव, आप कैसे बिहेव करोगे, इस तरीके से था। ठीक है, लाइक हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशन, लाइक राइट? एक क्वेश्चन ये था कि एक लड़की से पूछा था कि हाँ देखो, आप प्रेफरेंसेस सेट करते हो तो ऐसा नहीं कि भैया हमें तो सिर्फ एमएनएस ऑफिसर बनना है तो कुछ भी, ठीक है। जो भी आप प्रेफरेंस सेट करते हो यू शुड हैव आंसर, यू शुड बी रीजनेबल फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि आई हैव हर्ड कि बहुत सारे बच्चों से पूछा तो जैसे कि किसी ने प्रेफरेंस डाली पुणे, किसी ने डाला दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस, तो दे विल गोइंग टू आस्क यू कि वाई पुणे या वाई दिल्ली, तो तुम्हारे पास ना आंसर होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है, रीजंस होने चाहिए। रीजंस होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो क्रॉस क्वेश्चन किया था उस पर ये था कि एक लड़की ने बोला कि सर इट्स क्वाइट नियर टू माई हाउस, ठीक है, डिस्टेंस मैटर करता है। तो दे सेड कि हम तो तुम्हें कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, तो फिर क्या करोगे नहीं, क्या छोड़ दोगे, इस तरीके से। तो यू शुड हैव अ पॉजिटिव आंसर फॉर दैट, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपके पास उसका, ठीक है। और एक चीज़ ये भी पूछी थी, मतलब देखो वो आपको ये शो करेंगे कि आपको नेगेटिव कितना आप बोल सकते हो, वो जनरली आपका ये देखेंगे आप क्या चीज़, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, बस वो इतना चेक करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि हम आपको फ़ोन नहीं देंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या छुपा के चलाओगे फ़ोन, ये उन्होंने पूछा था। तो फिर आपके पास आंसर होना चाहिए, तो इसका जो भी आंसर आप सही समझते हैं, तो एक क्वेश्चन ये था। तो बेसिकली आपको वहाँ अपना पॉजिटिव माइंडसेट शो करना है, एंथुसियास्टिक शो करना है, कॉन्फिडेंट शो करना है। देखो एक चीज़ जो है वो मैंने नोटिस करी है कि इफ़ दे आर गोइंग टू आस्क यू 10 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यू हैव नॉट दैट मच आंसर्स, वो उनके पैरामीटर्स होते हैं, वो किस बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं। बट ऑन नॉर्मल इंटरव्यूज जो है ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करता है। एंड आपका आंसर कैसे फ्रेम करते हो आप, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ था और कुछ भी नहीं था। बेसिकली आपको नर्सिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। जो आप बोलते हो वो आप पहले सोच लिया करो, वो आपको टाइम देते हैं, दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी वेरी रिलैक्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करते हैं वो। ओके शोभा, तो प्लीज़ ये बताइए कि आपको पता कैसे चलता है कि आप मेडिकली फिट हो? एक्चुअली वो साथ के साथ नहीं बताते हैं। जैसे आपका टेस्टिंग हुआ तो दे विल नॉट डिस्क्लोज यू, दे विल नॉट गोइंग टू रिवील कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट हो। जैसे माई इंटरव्यू वॉज ऑन 23rd अगस्त, तो ऑलमोस्ट सारा मेडिकल तभी हो गया था। ऑन 24th अगस्त दे सेटअप अ मेडिकल बोर्ड। उन्होंने 3 बजे स्टार्ट किया सेटअप करना, एंड उन्होंने ना मेडिकल बोर्ड में बताते हैं वो सारा कि आप फिट हो या अनफिट हो। एक एक करके ऑफिसर्स होते हैं उधर, डॉक्टर्स होते हैं, तो दे जस्ट कॉल यू बाय योर नेम, आपको उधर बुलाते हैं एंड दे उधर बता देते हैं, उधर रिवील कर देते हैं, आपको अकेले बता देते हैं कि व्हाट्स योर नेम एंड नाउ योर मेडिकल इज डन एंड नाउ यूर फिट और अनफिट, वो सारी चीज़ें उधर रिवील कर देते हैं। तो आपको पता चल जाता है। ओके, सो नाउ यू बेसिकली यू आर मेडिकली फिट, राइट? या आई एम ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। सो मुझे आप ये बताइए कि अनफिट वाले बच्चे को, कैंडिडेट्स को कैसे पता चलता है कि वो लोग अनफिट है मेडिकली? एक्चुअली देखो, सबसे पहले ना मेरे साथ जो हमारे बैच था उसमें ये था कि सबसे पहले अनफिट को ही पता चला था कि वो अनफिट है ऑलमोस्ट। क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या होता है, अनफिट वाले जो बच्चे होते हैं उनसे फॉर्म फिल कराया जाता है, ठीक है, MRO फॉर्म करके कराया जाता है, एंड एक 42 डेज़ का उन्हें जो टेम्परेचर मिलता है उसके लिए कराया जाता है। तो उनको पहले इन्फॉर्म हो जाता है, उनको पता आइडिया लग जाता है कि दे आर अनफिट, उन्हें कॉल किया जाता है, उनसे फॉर्म फिल कराया जाता है, देन उनको पैनल मतलब अंदर बुलाया जाता है। तो फिर डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि आप अनफिट इस वजह से हो, रीजन देते हैं डॉक्टर्स। जी, आप इस वजह से अनफिट हो, आपको ये चीज़ करना है, एंड विद इन 42 डेज यू हैव टू रिपोर्ट देयर। लेकिन रिपोर्ट देयर का मतलब ये नहीं है, आपको देखो एक MRO फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको विद इन 7 डेज SBI बैंक में जाके कराना पड़ता है, वो फॉर्म फिल सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपको जैसे मानो मेरा इंटरव्यू बोर्ड आज था, मेडिकल बोर्ड आज था, आज उन्होंने बता दिया फिट हूँ या अनफिट। इफ़ आई एम अनफिट तो मुझे आज से 7 दिन तक के अंदर विद इन 7 डेज तो SBI फॉर्म फिल कराना है, और आज से 10 से 14 दिन के बाद या 10 से 14 दिन के अंदर आई हैव टू रिपोर्ट एट दैट हॉस्पिटल जो हमने सेलेक्ट किया री अपील के लिए, ठीक है। वहाँ आपको 10-15 दिन में ही अपील करना पड़ता है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद आपको विद इन 42 डेज, आज से 42 डेज यानी जिस दिन मेडिकल बोर्ड बैठा उस दिन से 42 डेज के बीच में आप कभी भी री अपील कर सकते हो इफ़ आप मेडिकली फिट हो। दे विल रीचेक यू, अगर उनके पैरामीटर्स पे आप फिट हो देन यू आर फिट, नहीं तो अगेन दे विल गिव यू, मे बी अगेन भी मिलता है टेम्पररी रिजेक्शन, नहीं तो फिर दे विल अनफिट यू। सो बेसिकली इट्स अ बिट लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन। आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली देखो, अगर नॉर्मल है लाइक ओवरवेट है, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि 42 डेज दे विल
उनके लिए 42 डे लग जाएगा। लेकिन लाइक किसी को, क्योंकि मेरे बैच में बच्चे अनीमिया की वजह से काफ़ी अनफिट थे, तो अनीमिया तो विद इन 10 डेज, क्योंकि लिटिल बिट डिफरेंस था अनीमिया का, तो विद इन 10 डेज 15 डेज अनीमिया ठीक हो जाता है। तो यू कैन रिपोर्ट देयर, ऐसा नहीं है कि 42 डेज 42nd डे पे ही जाना है, नहीं। पहले भी आ सकते हैं। पहले, लेकिन 10-14 दिन के बाद एक बार आपको अपील करना, देन यू हैव टू गो अगेन, ठीक है। तो विद इन 42 डेज आप जा सकते हैं। एंड लेकिन उससे पहले आप किसी एमएच या किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक करा लें, क्योंकि मे भी पता नहीं दोबारा देते या नहीं, तो आपको एक बार वो चेक करना पड़ेगा। ओके, सो अब मुझे ये बताइए कि कैंडिडेट्स को किस बेसिस पे टेम्परेरी रिजेक्शन मिल रहा था, किस रीज़न की वजह से? एक्चुअली देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो भी आपके टेस्ट हुए हैं ना, उन चीज़ों को आपको ढंग से वो लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो मिला है ना, वो टेम्परेरी रिजेक्शन ही है। वो आपको मिला है आपके ओवरवेट, बीएमआई बेसिस पे, ओवरवेट, अंडरवेट। देखो, अंडरवेट को भी टेम्परेरी रिजेक्शन मिला है, ओवरवेट को भी मिला है, हाइट का भी मिला है, टीथ्स का भी मिला है, ठीक है। अनीमिया, वो अनीमिया हो गया, अनीमिया का मिला है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई का भी मिला है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मिला है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो हाइट प्रोसेस है, ये कैसे मेजर करते हैं कैंडिडेट्स को? देखो, सबसे लास्ट वाला स्टेप यही होता है, मेडिसिन वाला। हाइट वेट, पूरा हाइट वेट, बीपी आपका, पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चेक करते हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जैसे हम लोग यहाँ से सोच के गए थे कि 18 से लेकर 22 या 25 तक बीएमआई होना चाहिए था, ऐसा नहीं था शायद। उनका ऐसा था कि आपका एज, ठीक है, आपका हाइट एंड आपका वेट चेक किया जाता है। एज के अकॉर्डिंग आपका हाइट वेट चेक किया जाता है। जैसे मेरा 153 हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग माई वेट वॉज 53 था उनके अकॉर्डिंग, तो आई वॉज फिट। तो बीएमआई के अकॉर्डिंग वो नहीं चेक करते, वो आपका चेक करते हैं आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है। तो आप वो कैसे पता करोगे? उसके लिए ना आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप पूरा वो निकालिए, चार्ट निकालिए, उधर से आप अपना डेट, हाइट देखिए, आप अपना एज देखिए, देन विल कम टू नो अबाउट वेट क्राइटेरिया। एग्जैक्ट वेट नहीं होता, जैसे एक ड्यूरेशन, मतलब एक होता है, रेंज होता है कि 53 या 52 से 56 तक हो सकता है, इस तरीके से। सो शोभा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेंटल में बहुत इशू होता है कि किस तरह से रिजेक्शन मिलता है डेंटल में। सो प्लीज टेल अस अबाउट डेंटल। एक्चुअली डेंटल में देखो, अभी जो मेरे बैच में किसी को रिजेक्शन टीथ्स के बेसिस पे ऐसे नहीं मिला कि टीथ्स कम है इस तरीके से, लेकिन 28 टीथ्स मिनिमम वहाँ देखे थे, मेरे 28 टीथ्स थे, और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स देखे जाते हैं। एक वर्ड था, मेरे को समझ में नहीं आया, ट्राइकोमाइटिस बाइट्स, आप एक बार उसे गूगल करिएगा, ठीक है। ट्राइकोमाइट्स बाइट करके था, उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो आप जिस तरीके से लाइनअप कितने होते हैं दांत, उस तरीके से टीथ्स आपके लाइनअप होते हैं, वो चीज़ देखी जाती है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बोला, इसके बेसिस पे 2 बच्चों को टेम्परेरी रिजेक्शन मिला था, ठीक है। एंड एक बच्ची को ऐसा नहीं है, देखो, डोंट वरी अबाउट दैट, एक लड़की थी हमारे साथ से ही, उसके टीथ्स में कुछ कैविटी टाइप में था, ठीक है। तो दे चेक, डॉक्टर्स ने चेक किया एंड दे सेड कि इसको आप फिल करवा के आइए। तो दे नॉट गिव हर टेम्परेरी रिजेक्शन, उन्होंने उसे ना एक रिव्यू दे दिया, तो उसको अलाउ किया, वो बाहर गई डॉक्टर के पास, उसने हैंड टू हैंड मतलब पूरा अपना फिल कराया, देन शी केम बैक एंड शी गॉट फिट। अभी वो फिट में की कैटेगरी में है। तो फिलिंग होना चाहिए, परमानेंट फिलिंग होना चाहिए टीथ में, कैविटी नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स ठीक होना चाहिए, लाइनअप दांत अच्छे से होना चाहिए। एक चीज़ और, दांत टूटा नहीं होना चाहिए, यानी हाफ दांत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा दांत थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें कोई इशू नहीं है, अगर आपका दांत टेढ़ा है, नो इशू। बट गैप का भी एक इशू होता है बच्चों को कि गैप है तो क्या टेम्परेरी रिजेक्शन मिल सकता है? देखो, गैप का आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन गैप का तो नहीं पता, लेकिन इसका है कि जब आप दोनों ऊपर नीचे पूरा देखते हो ना, लाइन अप करते हो, तो वो एक सीक्वेंस में आना चाहिए, ऊपर नीचे। देखो, बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि दांत आगे वाला आगे है, पीछे वाला पीछे है, तो एग्जैक्ट वो नहीं बन पाता ना, तो वो चीज भी देखते हैं, इसी को बोलते हैं शायद ट्राइकोमाइटिस बाइट्स करके। तो इस बेसिस पर रिजेक्शन मिला है बच्चों को, ठीक है। ये ओके, सो थैंक यू सो मच शोभा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड लास्टली, आप MNS 2022 एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? एक्चुअली देखिए, प्रेपरेशन के लिए स्पेशली जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोचिंग्स एंड एनी स्पेशल मटेरियल। वट एवर यू गोन थ्रू योर इन द एकेडमिक्स ईयर्स 11th and 12th, जस्ट रिवाइज दैट। इन बायोलॉजी जस्ट फोकस ऑन NCERTs, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो, नॉर्मली जो आपके नोट्स है ना, जो आपका 12th का 11th का जो नोट्स है, जो सर ने बनवाए थे, मैम ने बनवाए थे, जस्ट गो थ्रू दैट दोज नोट्स, ठीक है। तो साइंस में इतना देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है कि डोंट फोकस कि हमने ना पूरा, हमारा इतना टाइम निकल गया, हमारे पास पूरा 1 साल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 4 months पढ़ाई करी थी, मैंने सिर्फ 4 महीने पढ़ाई करी थी। एंड आई वॉज होपिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट इन रिटन एग्जामिनेशन टू, क्योंकि ठीक है, बट लेट इट बी।
तो आप स्पेशली 2020 वाले एक्सपीरियंस जो हैं वो अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दें. जस्ट स्टार्ट द रीडिंग NCERTs. एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अगर आपके पास टाइम, ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा टाइम, तो फर्स्ट आप ऐसा करिए, आप पहले यूट्यूब से उस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए. क्योंकि जब आप थोड़ा सा सही से पढ़ते हो ना, ज़्यादा का पढ़ते हो तो आप छोटा मोटा निकाल देते हो, ठीक है. और आप थोड़ा ही पढ़ते हो लिमिटेड, तो फिर तुम कहते हो यार ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, यार ये तो ज़्यादा आ गया, तो ये हमसे नहीं होगा. तो पहले आप यूट्यूब ओपन करिए और वहाँ से आप वन शॉट वीडियो लगा लीजिए, क्योंकि आप पढ़े हुए 11th-12th में, वन शॉट वीडियो लगाइए. देन आप NCERT पढ़िए, ठीक है. NCERT से आपका पूरा बायो कवर हो जाएगा. व्हेन कम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जस्ट आप अपना नोट्स रिवाइज करिए. जीके में आप पहले सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स लिख लीजिए, ठीक है. क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस नोट करके कि वो जो आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को डीपली स्टडी करिए. ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बता दूं, इस बार जो जीके था, मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था जीके का, तो बहुत ही ऊपर से जीके था, बहुत नॉर्मल जीके था. तो जब आप पढ़ते हो ना उस लेवल का, तो आप चुटकियों में निकाल देते हो यार एग्जाम, जीके वीके बहुत इजीली निकाल देते हो. तो जस्ट प्रिपेयर जीके. नॉर्मली जीके को आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, पहले आप जो अभी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप यूट्यूब से प्रिपेयर करिए, अपने नोट्स बनाइए. देन आप ल्यूसेंट पढ़िए, ल्यूसेंट इज़ इनफ. आप ल्यूसेंट पढ़िए. एक मनोहर पांडे करके एक बुक है, आप वो भी रेफर कर सकते हो. मैंने लूसेंट और मनोहर पांडे दोनों ही किया था. मोस्टली मैंने यूट्यूब को प्रेफर किया था. एंड यूट्यूब पे भी जस्ट गो थ्रू राइट कंटेंट, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में 2-3 नंबर कटे थे जस्ट बिकॉज ऑफ गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से. तो दैट्स ऑल फॉर जीके. एंड इंग्लिश के लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा था. एक केडी कैंपस की बुक है, ठीक है, MNS जोन जो चैनल है आपका ही, तो यहाँ से मुझे गाइडलाइंस मिली थी काफ़ी, तो इन्होंने मेरे को बताया एंड इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल. आप केडी कैंपस को रेफर करिए, वहाँ से वोकेबुलरी आप करिए, ठीक है, वो आपका वोकैब वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा. तो इन लास्ट अगर मैं बोलूँ, इफ़ आपको लगता है कि यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, एंड सुनो, टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे. मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाया था, MNS जोन जो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा था वो. एंड तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, तो सबसे मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. ये मेरा टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर था, तो आई वाज होपिंग कि मेरा 140+ चला जाएगा. एंड जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. एंड अगर आपको लगता है कि बाय सेल्फ आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो यू कैन रेफर टू MNS जोन. इट्स वेरी जेन्युइन एडवाइस कि MNS जोन का, क्योंकि मैंने MNS जोन का टेस्ट सीरीज लिया था, तो जो भी कंटेंट जो आप प्रोवाइड कराते हैं MNS जोन पूरा टेलीग्राम चैनल पे है, तो इट इज़ वेरी बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट है. क्योंकि जीके ना वहीं से था, ये समझ लो, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स, करंट अफेयर्स आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो MNS जोन टेस्ट सीरीज के मैं कंक्लूड था लास्ट जब मैंने दिया था, तो जितना करंट अफेयर्स उन्होंने लिया था वहीं से था करंट अफेयर्स, वहाँ से सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट थे. तो MNS जोन का आप कंटेंट रेफर करिए, ठीक है. एंड टेस्ट सीरीज तो बेस्ट है ही, तो ये आपको एक स्पेशल हेल्प करेगा. तो दैट्स इट कि इट इज़ इनफ एक्चुअली. अगर आप 3-4 महीने भी पढ़ते हो ना, डोंट वरी अबाउट दैट इफ़ यू. लेकिन हाँ, एक चीज़ कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना, ठीक है. बीच में ये नहीं एक महीना एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ लिए, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन पढ़ लिया, लाइक यू शुड नॉट हैव टू डू लाइक दैट ना. तो जस्ट गो फॉर प्रिजर्वेंस के साथ, है ना. कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्मिटी इज इम्पोर्टेंट. तो इजीली यू विल क्लियर, यू विल बी आउटसाइड एंड यू कैन, और क्लियर नहीं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. यू कैन स्कोर 135+ इजीली. इट्स नॉट अ बिग डील, इज रियली. मेरे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे से कुछ सिली मिस्टेक्स हुई, तो वो आप नहीं करोगे, तो यू विल इजीली स्कोर 135+. दैट्स इट. All right, so thank you so much, Shobha, for sharing your wonderful experience. So this video will be very helpful for MNS 2022 aspirants. So thank you so much. Thank you, Riya, for also inviting me and to give me a chance so that I can share my experience. I can help people's needy aspirants, and hopefully आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, यू विल बी ऑन अदर साइड दिस टाइम. रियली बिलीव मी, आप कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट प्रिपेयर विथ कंसिस्टेंसी, कि आप पढ़ते चाहिए, वो सारा चीज़ आप इजीली क्लियर कर लोगे. इट्स नॉट अ बिग इशू, है ना. तो इन लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि देखो, जो भी पढ़ते हो ना, ऑथेंटिक पढ़ो. इट मैटर्स. आप कितना पढ़ते हो, इट डजेंट मैटर. आप क्या पढ़ते हो, इट मैटर्स, ठीक है. तो आप ऑथेंटिक पढ़िए और सही सोर्स को रेफर करिए. यूट्यूब चैनल्स भी बहुत लोग हैं एंड बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं. तो प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करिए. 2022 वाले एस्पिरेंट्स भी अगर अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो दे विल क्लियर नहीं करेंगे, वो रैंक्स में आएंगे अच्छी तरह से. तो ठीक है, प्रिजर्वेंस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप लगे रहिए, प्रिपेयर करिए, एंड ऑल द बेस्ट. यू कैन डू इट.
future MNS officers, you can do it. Okay. Thank you so So thank you so much and Jai Hind.